चलिए बाबा, आज हम कस्टम्स का पहला पहला चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। पहला चैप्टर है लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी कैसा चैप्टर है सर? एक ग्रेडेड चैप्टर है, 3 से 4 मार्क एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चार्ट जो बोलता है लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। सर पहले एक बात बताइए, ये जो कस्टम ड्यूटी है ये नाम कैसे पड़ा? हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बता दीजिए। तो सर अगर आपको एग्जाम में हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पूछा तो लिख के आइएगा, custom means an habitual practice. In the earlier time, it was a customary for the traders from one kingdom. जब एक किंगडम से दूसरे किंगडम्स में ट्रेडर जाता था तो सर किंग के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाता था ताकि किंग को खुशी हो। अगर किंग खुश रहेगा तो किंग उन्हें अलाउ करेगा बिजनेस करने के लिए उसके किंगडम में। एंड हेंस ये एक कस्टम था पहले गिफ्ट लेके जाना किंग के लिए, और धीरे धीरे इस कस्टम को गवर्नमेंट ने क्या किया, एज कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने लग गए। ये था हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। कस्टम मीन्स एन हैबिचुअल प्रैक्टिस इन द अर्लियर टाइम्स। इट वाज ए कस्टम for trader from one kingdom to offer gift to the king for allowing him to sell goods. अगर आप दूसरे किंगडम में जा रहे हो तो आप किंग को एक गिफ्ट देते थे। During those days the gift was a custom but now collected by the government as custom duty. पहले ये कस्टम हुआ करता था, एक रीति था। आजकल रीति रिवाज नहीं रहा, आजकल गवर्नमेंट कंपल्सरली इसको लेवी करता है एज कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम लॉ जो है वो कौन बनाता है? सुनिए, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन लिस्ट जो लिस्ट नंबर 1 है उसमें एंट्री नंबर 83 इंसर्ट किया गया है, और पावर टू मेक लॉ विद रिलेटिंग टू कस्टम किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सर कस्टम लॉ की जब मैं बात करता हूं उसमें आता है कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है सर। सर कस्टम एक्ट में क्या होता है? कस्टम एक्ट में एंटायर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिया गया है। ठीक है सर। कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या होता है? कस्टम टैरिफ एक्ट एज द नेम सजेस्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट में होता है रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट इंपोर्ट ड्यूटी का रेट देता है। सेकेंड शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट मिलेगा। उसके बाद रूल्स किसने बनाए? सर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है ताकि आप जो एक्ट में बोला हुआ है उस पर्पस को कैरी आउट कर पाओ। ठीक है सर। रेगुलेशन कौन बनाता है? सीबीआईसी बनाता है ताकि आप जो जो रूल्स जो चीजें एक्ट में बोले हुए हैं उनको कैरी आउट कर पाओ। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सर सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कस्टम एक्ट क्या है? लेवी सेक्शन है फॉर कस्टम ड्यूटी। सर सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कस्टम एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 12 बोलता है कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स जो इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है सर। अगर गुड्स इंपोर्टेड हो गए या एक्सपोर्टेड हो गए इंडिया से तो कस्टम ड्यूटी लगेगा, लेवी हो जाएगा। सर ये गुड्स का मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं गुड्स का मतलब। कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स, और गुड्स का मतलब होता है वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल ओनली ऑन परमानेंट इंपोर्ट। अगर आपने परमानेंटली इंपोर्ट किया तो ही गुड्स होता है, एंड नॉट इफ दे आर यूज्ड एज कन्वेंस। अगर कन्वेंस के तरह आके वापस चले जा रहे हैं तो वो गुड्स नहीं है, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं आएगा। लेकिन आप परमानेंट इंपोर्ट अगर कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी आएगा। जल उद्योग का केस लॉ था। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद गुड्स होते हैं वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। उसके बाद बोला गया है गुड्स होता है स्टोर्स। स्टोर्स क्या होता है सर? स्टोर्स का मतलब होता है कि सर स्टोर्स मींस एनी गुड्स फॉर यूज इन द वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स एंड एनी अदर आर्टिकल और इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। जब एक जहाज इंडिया आ रहा है, जहाज पे इंसानों के लिए खाना होता है प्लस शिप के खाने के लिए फ्यूल होता है, उनको बेसिकली क्या बोलते हैं? स्टोर्स बोलते हैं। जो एक जहाज या एयरक्राफ्ट अपने साथ आते हुए लाता है उसको हम बेसिकली स्टोर्स बोलते हैं। ठीक है सर। जो स्टोर्स होते हैं उनको भी गुड्स माना गया है, और स्टोर्स पे भी कस्टम ड्यूटी लेवी किया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद स्टोर्स का स्पेशल प्रोविजन है जो बैगेज के चैप्टर में आप पढ़ोगे। उसके बाद बोला गया है बैगेज भी गुड्स है। जो बैग बेसिकली इंडिया के बाहर से एक पर्सन आता है वह लेके आता है। सर बैगेज का मतलब क्या होता है? बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज। तो इंडिया के बाहर से अगर आप आ रहे हो, बैग अपने साथ ला रहे हो तो भी बैगेज है। समझ लीजिए आप आ गए एक एयरक्राफ्ट में और आपके आने के बाद कुछ बैग्स भेजे जा रहे हैं, उनको भी बैगेज का प्रोविजन अप्लाई होता है, उनको बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज। बट बैगेज के प्रोविजन एप्लीकेबल
नहीं होते मोटर व्हीकल के ऊपर। तो बैगेज जो आप अपने साथ ला रहे हो उसको भी गुड्स कंसीडर किया गया है और उस पे भी कस्टम ड्यूटी आता है। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी गुड्स बोला गया है। सर क्यों बोला गया है? ताकि आप उसको एज पर फेमा लेके आओ। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट। गुड्स का मतलब होता है स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप ला रहे हो इंडिया में तो उसको भी गुड्स बोला जाएगा। जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल फोन, आईपैड, इंटेंजिबल्स पुट ऑन मीडिया। अगर कोई भी इंटेंजिबल को मीडिया में डाला गया है, सॉफ्टवेयर को सीडी में लाए हो, ड्राइंग्स एंड डिजाइन को पेपर में लाए हो, तो सर वो इंटेंजिबल को भी गुड माना गया है और गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी आएगा। ठीक है सर। एक एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज का केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सर अगर ड्राइंग डिजाइन इंडिया के बाहर से ला रहे हो, ड्राइंग डिजाइन, मैनुअल, टेक्निकल मटेरियल, वो सारे गुड्स हैं और उन पे कस्टम ड्यूटी आएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सर इंडिया क्या होता है? अगर आप इंडिया का डेफिनेशन पढ़ोगे, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है वही इंडिया में इंक्लूड किया गया। जनरल मीनिंग ऑफ इंडिया प्लस टेरिटोरियल वाटर्स को इंडिया में इंक्लूड किया गया है। तो हेंस इंडिया मींस, इंडिया का डेफिनेशन बोलता है इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। जो टेरिटरी है वो तो है ही, प्लस टेरिटोरियल वाटर्स को भी इंक्लूड किया गया है इंडिया की डेफिनेशन में। दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया माना जाता है। सर ये सिग्निफिकेंस क्या है टेरिटोरियल वाटर्स का? सिग्निफिकेंस ये है कि टेरिटोरियल वाटर्स को इसलिए देखा जाता है ताकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुआ या नहीं पता चल सके, क्योंकि इंडिया यहां तक है। अगर एक जहाज समझ लीजिए यहां एंटर कर गया तो उसको इंपोर्ट माना जाएगा। अगर एक जहाज इंडिया के यहां से आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर चला गया तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया इज टू डिटरमाइन टैक्सेबल इवेंट दैट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इंडिया के बेसलाइन से अगर आप 200 नॉटिकल माइल जाओगे तो उसको, इस पानी को हम बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर। सर इंडियन कस्टम वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है? हमेशा याद रखिएगा, इंडियन कस्टम वाटर में इंडियन कस्टम ऑफिसर्स का पावर रहता है। वो चाहे तो अगर कोई जहाज यहां पे है उस जहाज को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ स्मगलिंग वगैरह हो रहा था तो सर लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, गुड्स एंड कन्वेंस को कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बेसिकली 188 नॉटिकल माइल्स होता है एंड उसके नीचे का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो इंडिया नहीं है। लेकिन सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जहां ये मशीन वगैरह लगे हुए हैं, जहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि मैरीटाइम जोन एक्ट को यूज करके कस्टम एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट का एप्लीकेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट यहां तक एक्सटेंड कर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? कस्टम एक्ट, इंडियन कस्टम एक्ट और इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट का एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड कर दिया है अप टू दिस डेजिग्नेटेड एरिया एंड हेंस ये जो एरिया है इनको इंडिया मान लिया गया है। पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को इंडिया नहीं माना जाता है। सिर्फ ये पार्ट्स जहां पे ये बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए मशीन वगैरह लगा हुआ है उनको इंडिया मान लिया गया है। एंड हेंस अगर आप एक बात समझ रहे हो, इनको अगर, इन एरियाज को अगर इंडिया मान लिया गया है, यहां से अगर कुछ सामान इंडिया आ रहा है तो वो इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट भी तो इंडिया मान लिया गया है। लेकिन समझ लीजिए इंडिया के बाहर से अगर यहां कुछ आइटम आ रहा है तो उसको इंपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो इंडिया मान लिया गया है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट टू डेजिग्नेटेड एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। हेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? यहां तक एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड कर दिया इन एरियाज को, और इन एरियाज को इंडिया मान लिया गया है जहां ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह किया जा रहा है। तो यहां से अगर कुछ गुड्स इंडिया आ जाते हैं तो इंपोर्ट नहीं है। सर समझ लीजिए इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स डायरेक्टली यहां आ गए तो सर उसको इंपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो इंडिया का पार्ट है।
डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स। गुड्स का मतलब हमने समझ लिया, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये गुड्स होता है। सर गुड्स अगर इंडिया में इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड किए गए, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया का मतलब भी हमने समझ लिया, अब समझेंगे इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। पहले मैं आपको बोलता हूं इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। सर इंपोर्ट का मतलब होता है इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना। अब सुनिए सर, एक जहाज क्या कर रहा था, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर एंटर कर गया। तो सर अगर टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर एंटर कर गया तो इंडिया के अंदर आ गया, इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट होता है। लेकिन सर कस्टम ड्यूटी तब लगता है व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड। सर यहां तो इंपोर्ट स्टार्ट हुआ था, इंपोर्ट चलते रहेगा, और टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, टैक्सेबल इवेंट तब आएगा जब गुड्स रीच हो गए कस्टम बाउंड्री में और आपने एक बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया है। क्योंकि जब गुड्स टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर एंटर हो गए, माना ब्रिंगिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया इंपोर्ट है, लेकिन सर टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, टैक्सेबल इवेंट तब होगा सर यहां अगर टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर गुड्स एंटर कर गए, वो तो सर टैक्सेबल इवेंट स्टार्ट हुआ है, टैक्सेबल इवेंट चलते रहेगा, और टैक्सेबल इवेंट कंप्लीट तब होता है जब गुड्स पहुंच गए कस्टम बैरियर के अंदर और आपने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है कि सर मेरे को गुड्स घर लेके जाने हैं, होम कंजम्पशन के लिए आपने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है। यह डिसाइड किया गया था इन गार्डन सिल्क मिल का केस लॉ, जहां कोर्ट ने बोला कि सर इन केस ऑफ गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सर इंपोर्ट स्टार्ट होता है व्हेन द गुड्स क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, चलते रहेगा बट कंटिन्यूज, एंड इज कंप्लीटेड व्हेन गुड्स बिकम ए पार्ट ऑफ द मास ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। मतलब आपने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और गुड्स को क्लियर करा के इंडिया का पार्ट बना दिया, तब वो टैक्सेबल इवेंट होता है। द टैक्सेबल इवेंट इज रीच व्हेन गुड्स रीच द कस्टम बैरियर, और आपने बोला मुझे कस्टम बाउंड्री के बाहर निकालना है, आपने एक बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया, वो टैक्सेबल इवेंट है। यहां टैक्सेबल इवेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड, इंपोर्ट स्टार्ट हुआ था, इंपोर्ट कंप्लीटेड तब माना जाएगा जब गुड्स रीच हो गए कस्टम बाउंड्री और आपने एक बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया। उसके बाद किरण स्पिनिंग मिल का केस लो आया। ये केस क्या बोला कि सर आपका गुड्स कस्टम बाउंड्री में आ गया, आपने क्या किया, कस्टम वेयरहाउस में भेज दिया। अब इस केस में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, इस केस में टैक्सेबल इवेंट वो होगा जब आप एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो कि मुझे गुड्स वेयरहाउस से निकालने हैं, मतलब कस्टम बाउंड्री से अगर आप निकालने के लिए एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, सो एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करोगे तब माना जाएगा टैक्सेबल इवेंट और आपको टैक्स देना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। किरण स्पिनिंग मिल का केस था, इन केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम फॉर वेयरहाउसिंग, द कस्टम बैरियर इज crossed when they are sought to be taken out of custom, that is taxable event is when bill of entry for home consumption is filed, कि सर मैं गुड्स को क्लियर करना चाहता हूं वेयरहाउस से, तब टैक्सेबल इवेंट आएगा। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का केस लॉ है, वो क्या बोलता है कि सर ड्यूटी एक्चुअल क्वांटिटी जो इंडिया में आया है उस पे लगेगा, ना कि जो क्वांटिटी बिल ऑफ लेडिंग में मेंशन्ड है। समझ लीजिए यूएस से 1000 लीटर ऑयल भेजा गया, इंडिया में सिर्फ 900 लीटर ऑयल आया है, तो जो एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव हुआ है उसी पे कस्टम ड्यूटी लगेगा, ना कि जो वहां से बिल ऑफ लेडिंग में लिख के गुड्स भेजा गया था उस पे नहीं लगेगा। सर ड्यूटी इज लेविड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल रिसीव्ड एंड नॉट द क्वांटिटी शोड ऑन द बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है सर। अर्बन लॉयड चिल्स ऑफशोर लिमिटेड का केस लो है, क्या हुआ सर, अर्बन लॉयड ऑफशोर चिल्स लिमिटेड का एक ऑफशोर यूनिट था। इस ऑफशोर यूनिट में इन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स मंगा लिए और कंज्यूम कर लिए। मुझे एक बात बताइए, इंडिया के बाहर से अगर आप ऑफशोर यूनिट में मंगाओगे, इनको तो इंडिया का पार्ट मान लिया गया है, अगर यहां से कुछ गुड्स इंडिया के बाहर से यहां आए तो सर उसको इंपोर्ट माना जाएगा। यही है अर्बन लॉयड ऑफशोर चिल्स लिमिटेड का केस लॉ कि गुड्स इंपोर्टेड फॉर Urban Lloyd Chills Offshore Limited, goods imported for consumption on the oil rigs situated in the continental shelf or exclusive economic zone which are deemed to be a part of India will attract import duty। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया पे कस्टम ड्यूटी आता है। सर एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोर्ट का मतलब होता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना एक्सपोर्ट होता है। फॉरेक्स रिलेशन जरूरी नहीं है एक्सपोर्ट बोलने के लिए, एक्सपोर्ट बोलने के लिए जरूरी है इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाओ। सर इंडिया से इंडिया के बाहर कैसे लेके जाऊं, इंडिया कहां तक है, हमेशा याद रखिएगा इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया तक है। तो सर एक बात बताइए, समझ लीजिए एक जहाज था, उस
उसमें गुड्स जा रहे थे और जहाज यहां डूब गया तो क्या उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा? नहीं सर, एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। राजेंद्र डाइंग मिल्स का केस लॉ है, एक सेकेंड, राजेंद्र डाइंग मिल्स का केस लॉ है जहां कोर्ट ने क्या बोला कि सर इफ वेसल सैंक, राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स का केस लॉ था जिसमें कोर्ट ने बोला इफ वेसल सैंक विद इन द टेरिटोरियल वाटर इट इज नॉट एक्सपोर्ट। ठीक है सर, एक और केस लॉ बता दीजिए। सर क्या हुआ कि ये सन इंडस्ट्रीज का केस लॉ था, क्या हुआ यहां पे जहाज यहां से जाते जाते टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर गया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया इसलिए रिटर्न आ गया, इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा और जो एक्सपोर्टर है उसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एक बार गुड्स अगर टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देता है तो उसको हम एक्सपोर्ट मानते हैं। सन इंडस्ट्रीज का केस लॉ है जहां पे बोला गया शिप वेंट आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर एंड देन रिटर्न ड्यू टू डैमेज, इट विल बी टर्म्ड एज एक्सपोर्ट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, कस्टम ड्यूटी लेवी किया जाता है ऑन गुड्स, कस्टम ड्यूटी लेवी किया जाता है ऑन गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। लेकिन ये जो लेवी है इट इज सब्जेक्ट टू अदर सेक्शन, अगर कोई अदर सेक्शन में कुछ और बोला गया है तो कस्टम ड्यूटी लेवी नहीं किया जाएगा। सो सर अदर सेक्शन क्या है? सर अदर रेमिशन, अबेटमेंट और एग्जम्पशन अगर दिया गया है तो सर बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, सेक्शन नंबर 12 में यह बोला है कि कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, बट ये जो लेवी है दिस इज सब्जेक्ट टू अदर सेक्शन, मतलब अगर कोई और सेक्शन में बोला गया है कि इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो सर अदर सेक्शंस क्या है? सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 25 जिसमें एग्जम्पशन वगैरह दिया गया है। अगर सर रेमिशन बोला गया है या बोला गया है ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा तो ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 12 अप्लाई नहीं करेगा। तो सर हमेशा याद रखिएगा सेक्शन नंबर 12 इज सब्जेक्ट टू रेमिशन, अबेटमेंट एंड एग्जम्पशन जो अदर सेक्शन में बोला गया है। सेक्शन नंबर 13 बोलता है नो ड्यूटी लायबिलिटी इफ गुड्स आर पिलफर्ड, आपके गुड्स पोर्ट पे आ गए और पोर्ट पे क्या हुआ, एक बार अनलोडिंग हो गया, पोर्ट पे गुड पड़े हुए थे, कस्टोडियन उन गुड्स का कस्टडी कर रहा था, लेकिन फिर कोई चोरी हो गया छोटा मोटा चोरी को हम बोलते हैं पिलफरेज और पिलफर्ड गुड्स पे ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती है। सर नो ड्यूटी लायबिलिटी इफ गुड्स आर पिलफर्ड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन और वेयरहाउसिंग इज गिवन। हमेशा याद रखिएगा पिलफरेज होना चाहिए एट द पोर्ट, आफ्टर अनलोडिंग एट द पोर्ट, इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन। मतलब वेयरहाउस में अगर पिलफरेज हुआ है तो सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। पिलफरेज शुड हैपन एट द पोर्ट इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 आता है कि बड़ा अगर चोरी हो उसको हम बोलते हैं गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। सेक्शन नंबर 23(1) बोलता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। देखिए कस्टम ड्यूटी लगता है जब गुड्स इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, लेकिन इंपोर्ट करने के बाद अगर चोरी हो गया तो सेक्शन नंबर 13 बोलता है नहीं लगेगा सेक्शन नंबर 12 का कस्टम ड्यूटी। सेम वे सर कस्टम ड्यूटी लगता है जब गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन सेक्शन नंबर 23 बोलता है अगर आपने इंपोर्ट किया और गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड हो गया तो ड्यूटी नहीं लगेगा। इसलिए सेक्शन नंबर 12 इज सब्जेक्ट टू अदर सेक्शन विच इज लाइक सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है? रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। सर मेरे गुड्स चोरी हो गए, मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो ड्यूटी भी आपको नहीं देना है, ड्यूटी इज ऑल्सो लॉस्ट और destroyed. Section number 23 applies only when there is no pilferage. Pilferage हुआ है तो सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 13 में जाइए, 23 में मत आइए। सेक्शन नंबर 23 बड़ा चोरी के लिए लगता है या गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली यूजलेस हो गया है, मतलब समझ लीजिए ग्लास मंगवाया था, अनलोडिंग के टाइम पे गिर के टुकड़े हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, तो आपको रेमिशन दिया जाएगा, मतलब ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द इंपोर्टर, दैट इज रेमिशन ओनली इफ ACDC, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर देखिए 6000 मेट्रिक टन आया था, 500 मेट्रिक टन चोरी हो गए, सिर्फ 5500 मेट्रिक टन बचे हैं। आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये बात ACDC को, तभी आपको गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉय पे ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद लॉस और डिस्ट्रक्शन शुड हैपन बिफोर क्लियरेंस फॉर कस्टम, मतलब इन द
कस्टम पोर्ट और इन द वेयर हाउस कहीं भी लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड हो गया हो, आपको रेमिशन मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 23(1) यही बोलता है गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ड्यूटी ऑल्सो लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, रेमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 23(2), आपने मंगाया इंडिया के बाहर से आईफोन, आ गए पाइनएप्पल फोन, बेटा अबंडन कर दो, छोड़ दो गुड्स को, हम ड्यूटी छोड़ देंगे, ऐसा बोल रहा है डिपार्टमेंट। सेक्शन नंबर 23(2) बोलता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन अबंडन गुड्स, ओनर ऑफ द गुड्स बिफोर क्लियरेंस और डिपॉजिटिंग इन द वेयरहाउस, जब पोर्ट पे आप गए, देखा आईफोन मंगाए थे, पाइनएप्पल फोन आ गए, मैं छोड़ रहा हूं गुड्स को, लेटर लिखिए, अबंडन कर दीजिए गुड्स को, दे दीजिए कस्टम्स को, कस्टम डिपार्टमेंट बोलेगा आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, रिलिंक्विश द टाइटल एंड नो ड्यूटी शैल बी पेएबल, ड्यूटी बचा लीजिए। ठीक है सर, लेकिन सर अगर समझ लीजिए आपने मंगा लिए AK-47, अब बोल रहे हो सर मैं तो डिपार्टमेंट को दे रहा हूं ये गुड्स को, बेटा इस केस में रेलिंक्विश नहीं कर पाओगे, रेलिंक्विशमेंट ऑफेंसिव गुड्स के लिए नहीं होता, बेटा आपको तो जेल भी भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टर कब कब रेलिंक्विश कर सकता है गुड्स का टाइटल? इंपोर्टर में रेलिंक्विश इफ goods are not as per specification or damage deteriorated during voyage rendering them useless। सर क्या हुआ, मैंने मंगाए थे आईफोन, आ गया पाइनएप्पल फोन, मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं। या सर डैमेज डिस्ट्रॉयड गुड्स आ गए, डैमेज डेटोरेटेड गुड्स, डेटोरेटेड गुड्स मतलब आम मंगाए थे, गुठलियां बचे हैं, सर क्या करूं इनका मैं? तो अगर कोई गुड्स डैमेज हो गया या डेटोरिएट हो गया, फॉल इन क्वालिटी हो गया, इतना हो गया है कि कंप्लीटली यूजलेस है, अबंडन कर दीजिए गुड्स, मत लेके जाइए गुड्स, डिपार्टमेंट आपसे ड्यूटी नहीं मांगेगा। या फिर समझ लीजिए कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आप बोल रहे हो मैं डिलीवरी लेना नहीं चाहता, कोई बात नहीं, अबंडन कर दीजिए गुड्स को, छोड़ दीजिए डिपार्टमेंट के पास और डिपार्टमेंट आपसे ड्यूटी नहीं लेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 13 बोला गुड्स पिल्फर्ड, ड्यूटी पिल्फर्ड। सेक्शन नंबर 23 बोला गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और अबंडन, ड्यूटी ऑल्सो लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और अबंडन। सेक्शन नंबर 24 आया पावर टू मेक रूल्स फॉर डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन। सर ये क्या होता है? समझ लीजिए एक गुड्स इंडिया में आया और अल्कोहल आया समझ लीजिए, और अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन और फैक्ट्री कंजम्पशन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। आप बोल रहे हो मैं तो फैक्ट्री कंजम्पशन करूंगा ताकि ड्यूटी कम देना पड़े, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका नेचर को डीनेचर कर देगा, एक केमिकल मिला देगा और बोलेगा अब गुड्स हो गए डीनेचर्ड, अब दे तू ड्यूटी एज पर द डीनेचर्ड गुड्स और क्लियर कर सकते हो। ये पावर ऑफिसर के पास है अंडर सेक्शन नंबर 24। उसके बाद म्यूटिलेशन का पावर भी है। समझ लीजिए आपने एक मशीन मंगाया, आप ऑफिसर बोल रहे हैं ये तो सेकेंड हैंड मशीन है, आप बोल रहे हो ये तो स्क्रैप है, ऑफिसर उसके टुकड़े 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 कर देगा, म्यूटिलेट कर देगा और अब आपको ड्यूटी देना पड़ेगा एज ए गुड्स वो म्यूटिलेटेड फॉर्म में ही इंडिया में आए हैं। यस सर, ये पावर है अंडर सेक्शन नंबर 24 कि सर अगर गुड्स दो पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, इफ इंपोर्टेड गुड्स मे बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस दे कैन बी म्यूटिलेटेड और डीनेचर्ड बाय द कस्टम। पोस्ट डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन आपको ड्यूटी देना पड़ेगा एप्लीकेबल टू सच गुड्स इन डीनेचर्ड और म्यूटिलेटेड फॉर्म। मतलब ऐसा माना जाएगा कि अब गुड्स डीनेचर हो चुके हैं तो अब बेसिकली या म्यूटिलेट हो चुके हैं तो अब आपको ड्यूटी वो डीनेचर्ड फॉर्म या म्यूटिलेटेड फॉर्म ऑफ गुड्स पे ही देना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 आता है। सेक्शन नंबर 22 बोलता है अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स डैमेज और डिस्ट्रॉयड। सुन लीजिए, अगर गुड्स डैमेज हुए या डिस्ट्रॉय हुए और कंप्लीटली यूजलेस हो गए हैं तो सर आप सेक्शन नंबर 23(2) में बेसिकली उसको अबंडन कर सकते हैं, और अबंडन कर दिया गुड्स जो टोटली डैमेज और टोटली यूजलेस हो चुके हैं तो आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। अबंडन कर दो गुड्स, ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए कुछ डैमेज या डिटोरेशन हुआ है, फॉल इन द क्वालिटी हुआ है, थोड़ा कोई डैमेज हुआ है, आपको लग रहा है चल जाएगा मैं क्लियर कर सकता हूं, तो डिपार्टमेंट बोलेगा समझ लीजिए 10 लाख का गुड्स था, 1 लाख का ड्यूटी था, अब उसका वैल्यू फॉल हो गया है, 5 लाख का वैल्यू हो गया है तो आपको सिर्फ 50,000 का ड्यूटी देना पड़ेगा। यही बोला गया है अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स, मतलब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सर अगर गुड्स डैमेज हो गए बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग और वेयरहाउस गुड्स थे और वो डैमेज हो गए हैं, डैमेज मतलब समझ लीजिए आपने बॉटल्स मंगाए और कुछ छोटा मोटा डेंट पड़ गया है, डैमेज गुड्स पे आपको डैमेज ड्यूटी देना पड़ता है, मतलब कम ड्यूटी देना पड़ता है। अबेटमेंट विल बी अवेलेबल बिफोर अनलोडिंग, ड्यूरिंग अनलोडिंग, आफ्टर अनलोडिंग, वेयरहाउस गुड्स अगर है
हमेशा याद रखिएगा आपको अबेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है सर, लेकिन डेटोरिएशन के केस में, डेटोरिएशन मतलब फॉल इन क्वालिटी होता है, फॉल इन क्वालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। समझ लीजिए आपने मैंगोज इंडिया के बाहर से मंगाए थे, थोड़ा बहुत क्वालिटी खराब हो गया है, कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो मैं क्लियर कर सकता हूं। उस केस में अगर बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग कोई खराब हो गया है क्वालिटी, तो आपको अबेटमेंट मिलेगा। एक बार अनलोडिंग हो गया या गुड्स वेयरहाउस में चले गए, उसके बाद अगर कुछ खराब हुआ है तो सर उस डेटोरेशन के लिए आपको कोई अबेटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू जो पहले कस्टम ड्यूटी था डिवाइडेड बाय जो पहले वैल्यू का गुड्स था मल्टीप्लाइड बाय जो अब वैल्यू ऑफ द गुड्स है। बेसिकली कस्टम ड्यूटी बिफोर डैमेज और डेटोरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज और डेटोरेशन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर डैमेज और डेटोरेशन, अब जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है। ठीक है सर। सर ये जो वैल्यू ऑफ डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स है कैसे निकाला जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर आपको असर्टेन करके बताएगा। अगर आपको प्रॉपर ऑफिसर का तरीका सही नहीं लग रहा है तो वो बोलेगा ठीक है चल एक काम करते हैं, गुड्स को बेच देते हैं, ग्रॉस से सेल प्रोसीड जो होगा उसको वैल्यू ले लेंगे, मतलब आपके गुड्स को ऑक्शन या टेंडर से बेच देगा और जब अब जो अमाउंट मिलेगा उसको वैल्यू ले लेंगे और अकॉर्डिंगली कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। सिंपल है, 10 लाख का गुड्स पहले था, 1 लाख का ड्यूटी था, अब डैमेज डेटोरेट होने के बाद 5 लाख का वैल्यू बच गया है तो ड्यूटी भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। आपको सिर्फ 5 लाख का ड्यूटी देना, 50,000 का ड्यूटी देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेक्शन नंबर 25 बोलता है पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन। सेक्शन नंबर 25(1) सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट नोटिफिकेशन इशू करके इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जाम कर सकता है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। सेक्शन नंबर 25(2) अगर कोई स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल केस है, स्पेशल केस में स्पेशल ऑर्डर देके एग्जाम्पशन दिया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 25(2). सेक्शन नंबर 25(2)(a) बोलता है अगर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और नोटिफिकेशन में कोई वेगनेस था, अब गवर्नमेंट चाहे तो एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकता है। एक साल में अगर गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया तो एक्सप्लेनेशन विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 25(4) बोलता है कि सर अगर एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 25(1) और 25(2)(a), मतलब अगर कोई एक नोटिफिकेशन इशू किया फॉर ग्रांटिंग ए जनरल एग्जाम्पशन और एन एक्सप्लेनेशन, तो सर इट शैल टेक इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब जिस दिन वो नोटिफिकेशन इशू किया गया उस दिन से वैलिड होगा और नहीं इस दिन से इट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपने उसको इशू कर दिया, ना कि जिस दिन वो पब्लिक में पब्लिकली पब्लिश हो गया इन द ऑफिशियल गैजेट। समझ लीजिए 1 तारीख को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, उसको भेजा प्रिंटिंग के लिए इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में वो आया फ्रॉम 3rd, तो सर इफेक्टिव हमेशा याद रखिएगा इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू दैट इज 1st। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर का इफेक्टिव डेट नहीं, जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे स्पेशल केस में एग्जाम्पशन दिया गया है मुझे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और मैं एग्जाम्पशन ले लूंगा। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 25(4)(a) बोलता है कंडीशनल एग्जाम्पशन। सर कंडीशनल एग्जाम्पशन अगर दिया गया है और कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में उन्होंने डेट लिखा है कब कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो उस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। अगर डेट नहीं लिखा है तो गवर्नमेंट ने जिस दिन विड्रॉ कर लिया उस दिन विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन शैल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वैलिड और रिसाइंडेड, कब तक वैलिड रहेगा? फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, समझ लीजिए, आप ले लीजिए 21-22 ईयर, 21-22, 22-23 एंड 23-24, ये सर ईयर है। अब समझ लीजिए 1st ऑफ अप्रैल 1st ऑफ मई 2021 को गवर्नमेंट ने एक कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन दिया और कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिखा किस दिन ये एक्सपायर होगा, तो इट विल बी वैलिड फॉर 2 इयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 इयर्स लीजिए, 1st ऑफ मई 2022, 1st ऑफ मई 2023 और सर उसके बाद का जो 31 मार्च आएगा तब तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर वैलिडिटी मेंशन नहीं किया गया है फॉर ए कंडीशनल एग्जाम्पशन, आपको याद रखना है इट विल वैलिड फॉर 2 इयर्स और 2 इयर्स के बाद जो 31 मार्च आएगा तब तक वैलिड रहेगा, उसके बाद कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन एक्सपायर हो जाएगा। इट शैल बी वैलिड अप टू 31 मार्च फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट और वेरिएशन। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 आता है कि सर अगर कोई गुड्स डेलिक्ट हो गए,
जेटसम हो गए, समुद्र में फेंक दिए गए थे, तैरते हुए आ गए, तैरते हुए कहां आ गए, तट पे आ गए, तो सर अगर आप उन गुड्स को क्लियर करा रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। गुड्स डेरलिक्ट, जेटसम, फ्लोटसम, wreck ब्रॉट इनटू इंडिया और कमिंग इनटू इंडिया, सर हम तो नहीं लेके आए, ये तो खुद आ गए। बाबा आप लेके आए हो या खुद आ गए हैं, आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। दे शैल बी डेल्ट एज इफ इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड यू शैल बी लायबल टू पे द ड्यूटी, आपको ड्यूटी तो देना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 20 आता है। देखिए बाबा मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक, सेक्शन नंबर 12 बोला सर कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, लेकिन ये जो लेवी है दिस इज सब्जेक्ट टू अदर सेक्शन। सेक्शन नंबर 13 बोला गुड्स पिल्फर्ड, ड्यूटी पिल्फर्ड। सेक्शन नंबर 23(1) बोला गुड्स लॉस्ट और ड्यूटी डिस्ट्रॉयड, ड्यूटी लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। सर गुड्स अबंडेंट, आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 पावर टू डीनेचर और म्यूटिलेट। सेक्शन नंबर 22 गुड्स डैमेज और डिस्ट्रॉयड, आपको ड्यूटी का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 25 एग्जम्पशन का पावर है गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 गुड्स डेरलिक्ट, जेटसम एक्सेट्रा का केस में चाहे वो इंडिया लाए गए हो या आ गए हो उन पे आपको ड्यूटी देना पड़ेगा अनलेस यू प्रूव। सेक्शन नंबर 21 में एक और बात है, अनलेस यू गो एंड प्रूव टू द ऑफिसर कि सर ये जो गुड्स है ये नॉन लेविएबल टू ड्यूटी है या एग्जम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी है, तब ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज गुड्स डेरलिक्ट हो गए, जेटसम हो गए, तैरते हुए इंडिया में आ गए हो तो भी आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्स रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। याद रखिएगा अगर आपने कुछ गुड्स इंडिया में बनाए हैं या इंडिया में कुछ गुड्स लाए हैं, अब उसको इंडिया के बाहर भेजा है और गुड्स वापस आ गए इंडिया में, सर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए इंडिया में और गुड्स इंडिया के बाहर भेजे और गुड्स वापस रीइंपोर्ट कर लिए। रीइंपोर्टेशन सेक्शन नंबर 20 बोलता है इस फ्रेश इंपोर्टेशन और आपको ड्यूटी पूरा का पूरा ड्यूटी कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। मैंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए, अब रीइंपोर्ट कर लिया तो रीइंपोर्ट इज फ्रेश इंपोर्ट और मुझे पूरा ड्यूटी देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंसेशन दिया गया है, नोटिफिकेशन एक इशू किया गया है। और क्या कंसेशन है चलिए समझते हैं। पहला कंसेशन बोलता है सर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए, गवर्नमेंट ने आपको डीबीके दिया, रीइंपोर्ट किया, डीबीके रिटर्न कर दीजिए। रीइंपोर्टेशन इज फ्रेश इंपोर्टेशन, लेकिन आपको पूरा कस्टम ड्यूटी नहीं देना है। जब एक्सपोर्ट किया था डीबीके मिला, रीइंपोर्ट किया डीबीके रिटर्न कर दो। ठीक है सर। सर मैंने जब एक्सपोर्ट किया आईजीएसटी का रिफंड मिला, रीइंपोर्ट किया आईजीएसटी का रिफंड रिटर्न कर दो, बस इतना ही देना पड़ेगा। सर मैंने जब एक्सपोर्ट किया मैंने एलयूटी दे दिया और आईजीएसटी का पेमेंट नहीं किया, जब रीइंपोर्ट कर लिया जो आईजीएसटी पे नहीं किया था वो पे कर देना, बस यही बोला गया है। हमेशा याद रखिएगा रीइंपोर्टेशन इज फ्रेश इंपोर्टेशन, लेकिन कुछ कुछ कंसेशन गवर्नमेंट ने दिया है। जब एक्सपोर्ट किया डीबीके मिला, रीइंपोर्ट किया डीबीके वापस कर दो, बस। सर एक्सपोर्ट किया आईजीएसटी का रिफंड मिला, रीइंपोर्ट किया आईजीएसटी का रिफंड रिटर्न कर दो। एक्सपोर्ट किया एलयूटी दिया, आईजीएसटी नहीं दिया, रीइंपोर्ट किया जो आईजीएसटी नहीं दिया था वो अब आईजीएसटी पे कर देना, ये पहला कंसेशन। गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर ए क्लेम ऑफ डीबीके, रीइंपोर्ट किया तो डीबीके रिटर्न कर देना, अगर रिफंड मिला था रिफंड वापस दे देना। सर अगर बॉन्ड के अंदर पे एक्सपोर्ट किया था तो जो आईजीएसटी नहीं दिया था ऑन एक्सपोर्टेशन अब दे देना। सर समझ लीजिए मैंने कुछ गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए, अब उनको रिपेयर के लिए वापस इंडिया के बाहर भेज रहा हूं, रिपेयर करके वापस आएंगे, रीइंपोर्टेशन फ्रेश इंपोर्टेशन। लेकिन सर गवर्नमेंट ने कंसेशन दे रखा है, आपने गुड्स एक मशीन इंडिया में मंगाया, समझ लीजिए मशीन को रिपेयरिंग के लिए वापस भेज रहे हो, रीइंपोर्ट करोगे, रीइंपोर्टेशन यू तो फ्रेश इंपोर्टेशन होता है, लेकिन सर फिर गवर्नमेंट ने बोला आपको बस एक काम करना है, वैल्यू एडिशन पे ड्यूटी देना है। वैल्यू एडिशन मतलब जब रिपेयर के लिए भेजोगे जाने आने का जो खर्चा है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस दोनों जाने आने का देखिएगा, प्लस फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, प्लस मटेरियल जो उसने यूज किया है उसका वैल्यू पे आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। गुड्स इंपोर्टेड देन एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर अब्रॉड एंड देन रीइंपोर्टेड, कस्टम ड्यूटी एंड फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट टू वे। जो मटेरियल का खर्चा है आपसे लिया हो नहीं लिया कोई बात नहीं, मटेरियल का खर्चा, उसका लेबर का खर्चा प्लस फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर का खर्चा प्लस जाने आने का फ्रेट एंड जाने आने का इंश्योरेंस पे आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। याद रखिएगा फॉर पॉइंट नंबर 1 एंड 2 एक बात बोला गया है कि सर रीइंपोर्ट आपको कर लेना है विद इन 3 इयर्स प्लस 2 ईयर। सेकेंडली जो गुड्स गए थे वही वापस आने चाहिए। थर्डली अगर कोई ओनरशिप चेंज हो गया तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनरशिप चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने गुड्स भेजे हैं और वापस आए हैं तब तक ओनरशिप चेंज नहीं होना चाहिए। बिटवीन द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन एंड रीइंपोर्टेशन ओनरशिप शुड नॉट
चेंज। ठीक है सर, उसके बाद एक और एग्जाम्पशन दिया गया है, ये एग्जाम्पशन है मेक इन इंडिया गुड्स को। सर क्या एग्जाम्पशन है? इंडिया में गुड्स बनाए, इंडिया के बाहर बेच दिए, कोई प्रॉब्लम आया उस बंदे को, वो आपको वापस भेजेगा। वापस अगर उस बंदे ने भेजा, री इंपोर्टेशन इज फ्रेश इंपोर्टेशन। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्पशन दिया, गवर्नमेंट ने बोला आपने कुछ गुड्स इंडिया में बना के इंडिया के बाहर बेचे, अगर आप उसे रिपेयर या रिकंडीशनिंग करने के लिए ला रहे हो, रिपेयर कीजिए, रिकंडीशनिंग कीजिए, जब लाओगे तब एक बॉन्ड दे देना कि सर कसम खाता हूं कि गुड्स को वापस भेज दूंगा 6 महीने में, नहीं भेजा तो ड्यूटी दे दूंगा। तो सर एक काम कीजिए, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए, कोई रिपेयर रिकंडीशनिंग के लिए वापस लाए हो, लाइए वापस, रिपेयर कीजिए, रिकंडीशनिंग कीजिए और 6 महीने में वापस इंडिया के बाहर भेज दीजिए। 6 महीने में नहीं भेज पाए तो और 6 महीने का आपको टाइम लिमिट दे दिया जाएगा, वापस भेज दीजिए, कोई ड्यूटी वगैरह री इंपोर्टेशन पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, यही बोला गया है। एग्जम्पशन टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंडिया में बनाया, एक्सपोर्ट किया, मेक इन इंडिया गुड्स को एक्सपोर्ट किया, उसके बाद री इंपोर्ट किया फॉर रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग विद इन हाउ मच टाइम, within 3 years from exportation। आपने एक्सपोर्ट किया, आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया और उसको 3 साल में अगर वापस ले आए, रिपेयर कीजिए, रिपेयर करके वापस भेज दीजिए। कितने दिनों में भेजना है? देखिए आपको रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग के लिए विद इन 3 years फ्रॉम एक्सपोर्ट लाना है। 10 साल दिया जाता है नेपाल एंड भूटान के केस में। याद रखिएगा कंडीशन क्या है, आपको री इंपोर्टेशन पे कोई ड्यूटी नहीं देना है, री इंपोर्टेशन पे ड्यूटी नहीं देना है। अगर आपने री एक्सपोर्ट कर दिया विद इन 6 months प्लस 6 months, जो गुड्स आपने भेजा था, जो गुड्स आप लाए थे वही वापस भेज रहे हो, सेम गुड्स टू बी री एक्सपोर्टेड, एसीडीसी वेरीफाई करेगा। एंड सर जब आपने री इंपोर्टेशन किया आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एट द टाइम ऑफ री इंपोर्टेशन। अब सुनिए, रिपेयर, आपको एक बात याद रखना है, रिपेयर और रिकंडीशनिंग किसके लिए होता है? रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग डी फंक्शनल गुड्स के लिए होता है। समझ लीजिए आपने कुछ मशीन बनाया, इंडिया के बाहर भेजा और सर उसके बाद आपको लगा अरे वो डिफंक्शनल तो नहीं है, लेकिन मुझे रिफाइन कर देना चाहिए, प्रोसेस को वापस मंगा के थोड़ा रिफाइनिंग कर देता हूं। रिफाइनिंग के लिए याद रखिएगा सब कुछ सेम है, बट रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीमेक के लिए आपको याद रखना है सिर्फ 1 साल के अंदर वापस लाना है। सुनिए, इंडिया में बनाया गुड्स, इंडियन गुड्स बने हुए आपने इंडिया के बाहर भेजा, रिपेयर करने के लिए वापस लेके आए, तो आपको याद रखना है 3 साल में उनको वापस लाना है, 3 साल में आपको उनको वापस लाना है। और सर रिपेयर और रिकंडीशनिंग करके 6 महीने के अंदर वापस भेज देना है। जो गुड्स आए थे वही वापस जाने चाहिए और आने के समय एक बॉन्ड दे देना। ठीक है, तो आपको री इंपोर्टेशन पे कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद क्या है, रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीमेक के लिए अगर गुड्स आए हैं तो सर 1 साल के अंदर अंदर रिफाइनिंग रीमेक के लिए आ जाना चाहिए। रिफाइनिंग रीमेक वगैरह करके उसको आपको 6 महीने के अंदर वापस भेज देना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे केस लॉज है जो मैंने यहां लिख दिया है, सुन लीजिए। हनील एरा टेक्सटाइल लिमिटेड का केस लॉ है। क्या हुआ था, हनील एरा ने क्या किया, एक डीजी सेट और फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया। डीजी सेट फर्नेस ऑयल 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था हनील एरा टेक्सटाइल लिमिटेड। सर इसमें क्या हुआ, हनील एरा टेक्सटाइल लिमिटेड ने क्या किया, डीजी सेट और फर्नेस ऑयल मंगाया और यह बोला गया था नोटिफिकेशन में, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशूड था और उसमें बोला गया था अगर एक व्यक्ति डीजी सेट और फर्नेस ऑयल लाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी से गुड्स बनाता है और गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, तो डीजी सेट और फर्नेस ऑयल के ऊपर कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। और हनील एरा टेक्सटाइल ने क्या बोला कि सर हम डीजी सेट और फर्नेस ऑयल लाए हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करेंगे, गुड्स बनाएंगे और गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने यही किया। लेकिन सर क्या हुआ, कुछ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने क्या किया, इंडिया में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच दिया। कस्टम ऑफिसर बोला तूने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बेच दिया, तो हम जो सरप्लस एनर्जी आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच दिया, अब हम डीजी सेट और फर्नेस ऑयल पे ड्यूटी लेंगे। हनील एरा टेक्सटाइल चला गया कोर्ट के पास। कोर्ट ने बोला देखिए जो नोटिफिकेशन इशूड था उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि अगर सरप्लस एनर्जी जनरेट हुआ है, बस बेसिकली उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको एनर्जी को सिर्फ एक्सपोर्टेड गुड्स में यूज करना है। हनील एरा टेक्सटाइल ने इंपोर्ट किया डीजी सेट फर्नेस ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और एज पर द नोटिफिकेशन गुड्स में यूज किया और गुड्स को एक्सपोर्ट किया। हनील एरा टेक्सटाइल ने सारा जो नोटिफिकेशन में बोला था वो कंडीशन मीट किया है। कंडीशन
वो नोटिफिकेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी को इंडिया में नहीं बेच सकते, और अगर हनीलेरा टेक्सटाइल ने अगर सरप्लस एनर्जी को इंडिया में बेचा है तो उसने कोई वायलेशन नहीं किया है, और उससे आप डीजी सेट और फर्नेस ऑयल पे ड्यूटी डिमांड नहीं कर सकते। इन द फेवर ऑफ द एसएससी कोर्ट ने जजमेंट दिया। क्या बोला? इन द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इन नोटिफिकेशन देयर शैल बी नो वायलेशन ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द नोटिफिकेशन, नो ड्यूटी फॉर सरप्लस पावर विच इज सोल्ड इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अगर आपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में कोई पावर बेच दिया था, कोई इलेक्ट्रिसिटी बेच दिया था, उस पे आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप सरप्लस एनर्जी को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में नहीं बेच सकते, और आपने नोटिफिकेशन में जो जो बोला था वो सारा कंडीशन मीट किया है। उसके बाद टुल्लो इंडिया का केस लो है। टुल्लो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड का केस लो क्या था? सर, टुल्लो इंडिया ने क्या किया, एक सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्टर जनरल को अप्लाई किया। डायरेक्टर जनरल ने क्या किया, टाइम लिमिट में ही अप्लाई किया, लेकिन डायरेक्टर जनरल ने उसे सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं दिया, और क्योंकि इन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला, डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट ने एग्जम्पशन बोला हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सर, टुल्लो इंडिया कोर्ट में चला गया और बोला सर हमने तो सर्टिफिकेट के लिए टाइम पे अप्लाई किया था, डायरेक्टर जनरल ने हमें सर्टिफिकेट, बेसिकली जो पब्लिक फंक्शनरी था उसने हमें सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं दिया, हमारी गलती नहीं है, तो हमें एग्जम्पशन क्यों नहीं दिया जा रहा? और कोर्ट ने जजमेंट दिया इन द फेवर ऑफ द एसएससी और बोला एसएससी को बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ ए पब्लिक फंक्शनरी आप एग्जम्पशन डिनाई नहीं कर सकते। सर, जो एसएससी है उसको एग्जम्पशन देना पड़ेगा। इंपोर्टर्स क्लेम फॉर एग्जम्पशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ओइंग टू नॉन कंप्लायंस ऑफ ए कंडीशन नॉट विद इन हिज पावर एंड कंट्रोल। मेरा पावर एंड कंट्रोल नहीं है, मैं तो इंपोर्टर हूं, मैंने अप्लाई किया डायरेक्टर जनरल को फॉर द सर्टिफिकेट, उसने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो मुझे एग्जम्पशन से परहेज नहीं करना, बेसिकली मुझे एग्जम्पशन से दूर नहीं किया जाएगा, मुझे एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, बस इतना ही बोला है। उसके बाद बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेस का केस लो है। बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेस का केस लो क्या बोलता है? सर, बीपीएल ने क्या किया, कुछ स्क्रीन्स मंगाए। एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन था जो बोल रहा था अगर आप स्क्रीन्स वगैरह मंगा रहे हो और उससे फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो और फाइनल प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उस पर ड्यूटी एग्जम्प्ट रहेगा। बीपीएल ने क्या किया, कुछ आइटम मंगाया और उससे क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्ट बना के इंडिया के बाहर बेचेगा, लेकिन जब इंपोर्ट किया तो कुछ इंपोर्टेड आइटम टूट फूट गया, तो उनको फाइनल प्रोडक्ट में यूज नहीं कर पाए वो, एंड हेंस डिपार्टमेंट बोलता है जो टूटा फूटा डैमेज प्रोडक्ट था जिनको आप फाइनल प्रोडक्ट में यूज नहीं कर पाए उस पे एग्जम्पशन नहीं दूंगा, उस पे ड्यूटी देना पड़ेगा। बीपीएल डिस्प्लेस कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने बोला देखिए, जब तक एक इंपोर्टर का इंटेंशन था कि वो गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट में यूज करने वाला है, यूज नहीं कर पाया क्योंकि कुछ प्रोडक्ट डैमेज हो गया, तो सर एसएससी का गलती, इंपोर्टर का गलती नहीं है, उसको पूरा एंटायर लॉट के लिए एग्जम्पशन दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ द एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल विद रेस्पेक्ट टू द एंटायर लॉट इंक्लूडिंग जो डैमेज हो चुका है उसके लिए भी एग्जम्पशन मिलेगा। हो सकता है डैमेज प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाए फाइनल प्रोडक्ट में क्योंकि वो डैमेज थे, लेकिन पूरा लॉट के लिए एग्जम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद एक केस लॉ था तिरुपति उद्योग लिमिटेड का केस लॉ। डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से अगर आप एसईजेड में गुड्स भेजते हो तो सर वो एक्सपोर्ट नहीं होता, उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना। सर, इंडिया से बाहर तो आप लेके नहीं जा रहे हो, आप तो एसईजेड में भेज रहे हो, और एसईजेड एक्ट या कस्टम एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से एसईजेड में लेके जाना इज एक्सपोर्ट, एंड हेंस तिरुपति उद्योग के केस लॉ में हेल्ड किया गया था कि डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से अगर आप एसईजेड में कुछ गुड्स भेज रहे हो तो दैट इज नॉट एक्सपोर्ट एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर, इस चैप्टर में कैसा चैप्टर है? ए ग्रेडेड चैप्टर है बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। सुनिए, ए ग्रेडेड चैप्टर है, इस चैप्टर से 3, 4, 6 मार्क तक कुछ भी पूछ सकते हैं। अब सुनिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, जो जो छोटे छोटे केस क्लॉज मैंने आपको पढ़ाए हैं, केस क्लॉज एक पढ़ के जाइएगा, ठीक है सर। नाम केस क्लॉज के याद रह गए तो बहुत अच्छा। उसके अलावा सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 20, उसके बाद सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 25 इस सेक्शन, इस चैप्टर के ए ग्रेडेड क्वेश्चंस है। उसके अलावा मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। केस लॉ सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 22 एंड सेक्शन नंबर 25 तो करके ही जाना है, राइट एवरीवन। यहां मैं अपना क्विक रिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ लेवी ऑफ एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल।
डन।